नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में बात करेंगे आपके सामने बायो की, यानी और बायो में खासकर अब जैसा आप देख पा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। अगर हम मानव मस्तिष्क की बात करें तो एक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत है, और तंत्रिका तंत्र में CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप अगर एग्जाम की तैयारी करने शुरू करते हैं और अगर हम बायो की बात करते हैं तो खासकर जो ह्यूमन बॉडी है यानी मानव का जो शरीर है उसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यानी हम जानते जरूर हैं लेकिन वो गलत कर बैठते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि या तो लैक ऑफ नॉलेज या कहीं हम रेगुलर रिवीजन नहीं करते हैं। तो आज ह्यूमन ब्रेन में देखेंगे, मानव मस्तिष्क में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें निकल कर आएगी और जिससे हमारा आने वाले समय में जो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो आप तैयारी करते हैं जिस परीक्षा की, परीक्षा इन द सेंस जिसमें भी GS आता हो, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो या फिर रेलवे हो, SSC हो, यानी ओवरऑल हम समझ लें कि जिसमें GS पूछता है, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो या BEd का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए आज चर्चा करते हैं मानव मस्तिष्क की, ह्यूमन ब्रेन की। देखेंगे ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करें ह्यूमन ब्रेन की। मानव मस्तिष्क है क्या? ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट एंड डेवलप्ड स्ट्रक्चर इन द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहा क्या कि मानव मस्तिष्क मनुष्यों और अन्य सुव्यवस्थित जीवों की शरीर रचना में सबसे बड़ी विकसित संरचना है। सबसे बड़ी और विकसित इसीलिए क्योंकि सर सारा कुछ ओवरऑल जो भी हम सोचते हैं, हमारे इमोशंस की बात करें, चाहे दुख हो या खुशी हो, सब कुछ ओवरऑल जो कंट्रोल होगा वो कौन करेगा? हमारी ब्रेन करेगी। यानी मानव मस्तिष्क मनुष्यों और अन्य सुव्यवस्थित जीवों, दैट मीन्स जितने भी लिविंग थिंग हैं, जितने भी सजीव हैं, उनमें से सबसे बड़ी विकसित संरचना है। तभी तो हम सर इतने बड़े बड़े जानवर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो कैसे? हम अपने ब्रेन के जरिए। ठीक है, अब देखिए मानव मस्तिष्क की बात करें तो कितने न्यूरॉन्स होंगे? द ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, यानी लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स, तंत्रिका, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका से बना है। एक बार आप समझेंगे कि वेट यानी भार, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होगा, तो आप देख पा रहे होंगे ग्राम में भी दिया हुआ है और पाउंड में भी दिया हुआ है। तो वेट की बात करें, भार की बात करें, वजन की बात करें तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम या कहें 3 पाउंड होता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, महिलाओं की ब्रेन की बात करें तो -100 ग्राम, यानी महिलाओं के मस्तिष्क का भार पुरुष के मस्तिष्क के भार से 100 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम कम होता है। तो जहां हमारा 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम है तो महिलाओं का क्या हो जाएगा? 1200 ग्राम से लेकर 1300 ग्राम। कभी कभी सेटर क्या करता है कि राउंड फिगर ना दे के 1350 ग्राम रहेगा ऑप्शन में, तो 1350 ग्राम होगा, यानी 1300, 1300 और 1400 के बीच में। और एक चीज जो आप देखेंगे हाल फिलहाल में पाउंड कई बार पूछे गए हैं कि मानव की जो ब्रेन है उसका भार, वजन कितना पाउंड होगा? 3 पाउंड होगा। तो ग्राम में आए डजंट मैटर, कोई मतलब कोई बात नहीं है। अगर पाउंड में पूछे तो भी कोई बात नहीं है, बस हमें आनी चाहिए। फिर अगर बात करें मानव मस्तिष्क का जो वजन, भार, देखा हमने 1300 से 1400 ग्राम, लेकिन हमारे कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, यानी वयस्क मानव मस्तिष्क कुल शरीर के वजन का, भार का लगभग 2% होगा। यानी अगर हमारा 50 kg वेट है तो 50 kg का 2% कितना हो गया? यानी ये हो गया, ये हो गया, यानी देख लीजिए, दैट मीन्स कहा 2%, यानी 50 kg का 2%। वयस्क मानव मस्तिष्क कुल शरीर के वजन का लगभग 2% होगा, जो निकल कर आएगा अराउंड, एडल्ट की बात करें तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम। अरे बात समझ में? यानी अब अगर हम चौड़ाई की बात करते, द एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज 140 mm वाइड,
मानव मस्तिष्क औसतन 140 मिलीमीटर चौड़ा होता है। तो हमने भार भी देखा, कुल शरीर का कितना होगा वो भी देखा, और कितना वाइड होता है, चौड़ा होता है, वो भी बात कर लें। अब देखते हैं कि मानव मस्तिष्क में क्या क्या चीज होती हैं, कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं, क्या क्या चीज पाई जाती हैं। देखिए, द ब्रेन इज कॉल्ड द सीएनएस, यानी मस्तिष्क को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? एज इट परफॉर्म्स आवर बॉडीज डिसीजन एंड ऑल्सो इज द कम्युनिकेशन सेंटर फॉर ऑर्गन्स एंड एक्टिविटीज। मस्तिष्क को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसलिए कहा जाता है, यह हमारे शरीर के निर्णय को निष्पादित करता है और अंगों और गतिविधियों के लिए संचार केंद्र है। यानी अभी मान लीजिए, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि मुझे कहीं जाना है, तब माइंड में यह ख्याल आया, इसने हमारे शरीर को एक्टिव किया, हमारा पैर चलना शुरू हो जाता है। यानी क्या कहा कि हमारे शरीर के निर्णय को निष्पादित करता है, भैया काम करो, और यह अंगों और गतिविधियों के लिए संचार केंद्र है। अभी मुझे पढ़ते पढ़ते अगर खुजाना है तो माइंड में कहीं ना कहीं चला, तभी हमारा हाथ यहां से उठकर सर के पास आया। इसलिए ब्रेन को सीएनएस कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब ये जो ब्रेन हमारा है, एक बॉक्स में है, बॉनी बॉक्स में है, हड्डी नुमा आकृति है, क्योंकि तभी तो अगर अचानक से कहीं हमारा ब्रेन टक्कर हो जाता है किसी से या टकरा जाता है तो क्या कुछ ऐसा आकृति बनता है, यानी कहें हम अंडे नुमा थोड़ी सी फूल जाता है, लेकिन जल्दी से स्क्रैच नहीं आता, फूटता नहीं है। रीजन बिहाइंड क्रैनिनम। जो हमारा मस्तिष्क है एक हड्डी नुमा बक्से में बंद है, उस हड्डी नुमा बक्से को क्रैनिनम या क्रैनियम कहते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है। क्रैनिनम या क्रैनियम कहते हैं, कोई डिफरेंसेस नहीं है, जिसे मस्तिष्क का घर कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच इज द कॉल्ड हाउस ऑफ द ब्रेन, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द ब्रेन, इनमें से किसे मस्तिष्क का घर कहा जाता है? क्रैनियम या क्रैनिनम को कहा जाता है, और खोपड़ी के भीतर स्थित है। अब समझना, एक होता है सर मीनिंग्स। ये मीनिंग्स क्या है? तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के ऊपर एक जालीनुमा परत होता है जिसे हम झिल्ली कहते हैं। ये जालीनुमा परत, इस झिल्ली को मेनिंग्स कहा जाता है। क्वेश्चन कहते कि जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली है, एक आकृति है, उस झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? मेनिंग्स के नाम से जानते हैं। किस हड्डी नुमा आकृति में बंद है? क्रैनियम या क्रैनिनम में बंद होता है। ठीक है, अब देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के मुख्य भाग। A human brain is composed of 3 main parts. एक मानव मस्तिष्क 3 मुख्य भागों से बना होता है। क्या क्या होगा? फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, द मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यानी ये 3 भाग है। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही भाग है, अब देखेंगे फोर ब्रेन को भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, मिड ब्रेन को भी अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, और हिंड ब्रेन को भी अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तब जाकर फिर फोर ब्रेन की बात करेंगे कि किसमें डिवाइड किया गया है। देखिए, यानी समझ लें ओवरऑल कि द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब चलते हैं फोर ब्रेन की बातें करते हैं, जिससे ये मस्तिष्क के मुख्य भाग हैं। कहा सर फोर ब्रेन यानी ये आगे वाला भाग होगा, मध्य ब्रेन यानी ये बीच वाला भाग होगा, और हिंड ब्रेन यानी ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फोर ब्रेन में क्या क्या शामिल होगा।
फोर ब्रेन की बात करेंगे। दिस कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। फोर ब्रेन में तीन चीजें सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस शामिल होता है। हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है और थैलेमस का फंक्शन क्या है। या हो सकता है कि हाइपोथैलेमस इनमें से किस ब्रेन का भाग है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो याद रखना हमेशा फोर ब्रेन में तीन चीजें इंक्लूड की गई है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तब समझते हैं सेरेब्रम का काम क्या है, सेरेब्रम करता क्या है। ठीक है, देखिए ये हो गए फोर ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन की बात कर लें, इसके बाद ओवरऑल हम बात करेंगे। मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, कंसिस्ट ऑफ द टेक्टम एंड टेगमेंटम। मध्य मस्तिष्क में, मिड ब्रेन में टेक्टम और टेगमेंटम शामिल होता है। मिड ब्रेन की बात करेंगे, देख रहे हैं जो आप रेड कलर की आकृति दिख रही है पिक्चर में, वो मिड ब्रेन हो गया। और हिंड ब्रेन की बात करेंगे सर, तो कंसिस्ट ऑफ द सेरेबलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। मध्य पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स शामिल है। सेरिबेलम कहें, मेडुला कहें या पोन्स कहें। क्लियर है यहां तक? अरे बात समझ में? तो अब बात करते हैं सेरेब्रम की, यानी फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की। अगर हम अग्र मस्तिष्क देखें तो एक क्वेश्चन आता है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा सेरेब्रम है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा है जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स शामिल होता है। तो आप देख पा रहे होंगे पिक में ये सेरेब्रम की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो काम क्या है इसका और फंक्शन क्या है, सेरेब्रम करता क्या है। पहला क्वेश्चन देखा कि सबसे मोस्ट डेवलप पार्ट सेरेब्रम, जो हम कहें एक तरीके से विजडम यानी बुद्धिमानी का प्रतीक। द सेरेब्रम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस, या फिर कहें जितने भी तरह के जो सोच है हमारी, यानी हमें एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे पास करना है, कैसे सोचेंगे, सेरेब्रम सोचेगा। विल पावर, कोई कोई बच्चा सर 1 से 2 बार एग्जाम देता है, पास कर जाता है, कोई कोई बच्चा लगा रहता है, तो डिपेंड करता है उसके व्हील पावर पे। कोई कोई बच्चा देखते होंगे, आप अपने फ्रेंड में सर्किल में बात करें तो कोई 8 से 10 घंटा लगातार पढ़ रहा है फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई क्या है कि 2 से 3 घंटा पढ़ा और उसकी हालत खराब होने लगती है। तो डिपेंड करता है उसके व्हील पावर पे। अरे बात समझ में? यानी इंटेलिजेंस, कंसाइसनेस, मेमोरी एंड व्हील पावर। तो सेरेब्रम सोच, बुद्धि, चेतना, स्मृति और इच्छा शक्ति के लिए भी जिम्मेदार है, इसलिए सेरेब्रम को सबसे विकसित और सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब आ जाए थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? ऐसा क्षेत्र, an area which coordinates the sensory impulses receiving from the various sense organs including eyes, ears, skin, etc. and then transmits it to the cerebrum. एक ऐसा क्षेत्र जो आंखों, कानों, त्वचा इत्यादि सहित विभिन्न भावना अंगों से प्राप्त संवेदी आवेगों का समन्वय करता है और फिर इसे सेरेब्रम में भेजता है। यानी इसका काम क्या है? आंखों से जो उसने देखा वो सारा का सारा मैसेज क्या करेगा? सेरेब्रम को देगा। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम डेवलप है, मानव का सबसे विकसित हिस्सा है। तो कहीं भी अगर स्किन में हमें ठंड महसूस हुई, ठंड महसूस हुआ, थोड़ी सी सिहरन महसूस हुआ, इसने मैसेज भेजा भैया चादर लेकर आओ, तब ये इंडिकेट करता है हाथ पैर को, भाई जाओ इधर से अपनी चादर वादर लेके आओ। यानी थैलेमस को एहसास होता है
और ये एहसास करके सेरेब्रम को मैसेज भेजता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि दिस लिम्बिक सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज एंड स्टोरिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। यह अंग प्रणाली मुख्य रूप से नई यादों के निर्माण और पिछले अनुभवों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। अब ऐसे सोचिए, कैसे याद रखें? आपने पिछले एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलती किया, क्वेश्चन गलती हुआ, जब आप घर में मिलाए तब पता चला कि ब्रेन की जो भार है वो 1300 से 1400 ग्राम है। नेक्स्ट एग्जाम में हम गए और फिर वही क्वेश्चन है, तब हमारी मेमोरी कहेगी भैया पिछली बार गलती करे हो, इस बार गलती नहीं करेंगे। काम किसका? थैलेमस का। यानी कहा क्या, यह अंग प्रणाली मुख्य रूप से नई यादों के निर्माण और पिछले अनुभवों को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तब हम जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तब अपने दोस्तों से कहते हैं कि पिछली बार यही क्वेश्चन आया था, मैंने गलती किया था, इस बार क्वेश्चन आया है, मैंने गलती किया नहीं, सही करके आया हूं। अरे बात समझ, कैसे लिंक कर रहे हैं वो समझना है कि थैलेमस का काम क्या होता है। अब हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? द हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन located exactly below the thalamus of the limbic system within the cerebrum. हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के भीतर अंग प्रणाली के थैलेमस के ठीक नीचे स्थित मस्तिष्क का एक छोटा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। थैलेमस का काम देखा हमने। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? मनोदशा और भावनाओं को नियंत्रित करता है, कंट्रोलिंग द मूड एंड इमोशंस। अब हमें बहुत तेज भूख लगी है, भूख लगी है, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हम सैड हैं, हमारे मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इमोशंस, हैप्पी हैं, खुश हैं, हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। यानी जितने भी कंट्रोलिंग द मूड एंड इमोशंस कहें हम, लव, प्यार, सैड, गुस्सा, एंग्री, हैप्पीनेस, जॉय, सब का सब एहसास किसको होगा? हाइपोथैलेमस का होगा। हम कभी कभी इतना गुस्सा होते हैं लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। यानी कंट्रोलिंग द मूड एंड इमोशंस, मनोदशा और भावनाओं को नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। एग्जाम्पल दे दिया, लव की बात किया, प्यार की बात किया, सैड की बात किया, एंग्री की बात किया, हैप्पीनेस की बात किया, जॉय की बात किया। ठीक है, अब देखिए जो और क्या काम करता है ये, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। अब क्या कहा, गुस्सा है तो हमारा टेम्परेचर सर बढ़ने शुरू हो जाए, थोड़ा सा गुस्सा से लाल हो गया फेस पूरा, ऑलिव वेल करके समझाता है, यानी कंट्रोल करता है। फिर हार्टबीट हमारा तेज हो जाता है, रेट ऑफ द हार्टबीट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो सब को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन में क्या था? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब बात करेंगे मिड ब्रेन की, जो टेक्टम था। मिड ब्रेन क्या है? बीच वाला भाग। द टेक्टम इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। टेक्टम मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है जो कहां है? स्पेसिफिकली द डॉर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, जो विशेष रूप से मध्य मस्तिष्क का पृष्ठीय पीछे वाला हिस्सा है। काम क्या है इसका? इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरेब्रम। यह कान से सेरेब्रम तक संवेदी जानकारी के लिए एक रिले सेंटर के रूप में कार्य करता है। यानी हमने कुछ सुना, अब सुनने के बाद भाई यहां तक आएगा तभी तो हमारा एक्टिविटी काम करेगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने आपका कान सुना, आपका कान जैसे सुना वो कहा कि यार ये क्वेश्चन कहीं और पूछा था, उसने मैसेज भेजा सेरेब्रम को, सेरेब्रम ढूंढना शुरू किया कि वो क्वेश्चन कहां रखा है जो क्वेश्चन पूछा गया था।
किताबें कहाँ है, यानी एक रिले सेंटर के रूप में काम करता है टेक्टम। इट सर्व्स एज अ रिले सेंटर फॉर द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरेब्रम, यानी कान से सुनी हुई चीजें सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम कौन करता है? टेक्टम करता है। ठीक है, और क्या करता है ये सर? इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द हेड, आई एंड नेक मसल्स, या सिर, आंख और गर्दन की मांसपेशियों के प्रत्यावर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रत्यावर्ती गतिविधियों यानी अब जैसे ही बैठे हुए हैं, अचानक से हमें लगता है कि ऊपर से कुछ गिरा आ रहा है हमारे सर पे, हमारा सर ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। जैसे ही अगर हमारे बाहर निकलते हैं डस्ट पार्टिकल्स उड़ना शुरू होता है, हमारा आंख की जो पुतली है खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाती है। आगे बात समझ में, यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करता है ये। ठीक है, अब था हिंडब्रेन, सेरेबेलम। सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, हमेशा याद रखिएगा। जो सेरेब्रम है वो मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है मानव मस्तिष्क का, जो फोर ब्रेन में शामिल है। सेरेबेलम दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा हो सकता है, लेकिन पहला क्या होगा? सेरेब्रम होगा। द सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेबेलम मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कहां स्थित है? विच इज लोकेटेड इन द पोस्टेरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला एंड पोन्स। सेरेबेलम मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, जो मेडुला और पोन्स के बाद के हिस्से में स्थित होता है। अब इसका काम क्या है सेरेबेलम का? मुख्य कार्य की बात करें, इट सेंसेस इक्विलिब्रियम, इसमें संतुलन इंद्रियां हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग, स्विमिंग। पैदल चलने, दौड़ने, घुड़सवारी, तैराकी इत्यादि के दौरान शरीर हमारा कैसे संतुलन होगा, हम योगा करेंगे तो हम किस पोस्चर में रहेंगे, सब कुछ ओवरऑल काम कौन करेगा? सेरेबेलम करेगा। अब आ जाए पोन्स। द पोन्स इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टेम प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। पोन्स सर जस्ट लाइक अ ब्रिज के रूप में काम करता है, पुल के रूप में काम करता है। पोन्स मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगाटा के बीच मौजूद मस्तिष्क स्टेम की प्रमुख संरचना है, जो ब्रिज के रूप में काम करता है। द पोन्स इज इन्वॉल्व्ड इन सेंसेशन सच एज द सेंस ऑफ टेस्ट, हेयरिंग एंड बैलेंस। पोन्स संवेदनाओं में शामिल होता है, जैसे स्वाद, सुनने और संतुलन की भावना। ठीक है, अब आ जाए मेडुला ऑब्लंगेटा। द मेडुला ऑब्लंगेटा इज अ स्मॉल एंड द लोवेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज इनक्लोज्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड। मेरुस्त्रिस कहते हैं हिंदी में, मस्तिष्क का एक छोटा और सबसे निचला क्षेत्र है, जो अच्छी तरीके से संलग्न और संरक्षित है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर एंड द रिस्पिरेटरी सेंटर। हृदय गति और श्वसन केंद्र शामिल होता है इसमें। हृदय और श्वसन केंद्र शामिल होता है इसमें। फंक्शन की बात करें तो क्या करता है ये? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्वॉल्युंटरी फंक्शंस ऑफ बोथ रिस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। यह श्वसन और हृदय केंद्र दोनों के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित में करने में मदद करता है। अनैच्छिक इसलिए, हम हार्ट बीट को रोक सकते हैं क्या? श्वसन को रोक सकते हैं, सांस लेने को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। अरे बात समझ में? तो जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है। कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। और आगे कहा क्या? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस सच एज कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग एंड हाइकअप्स। यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हैं, जीवन निर्वाह कार्यों से खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी, हिचकी, सबको कंट्रोल करता है कौन?
मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी अगर रहे एग्जाम में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सर ये था ब्रेन के बारे में, यानी ब्रेन को कितने भागों में डिवाइड किया और उसके फंक्शंस। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।